नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका पॉलिटी वीडियो क्लास का अगला हिस्सा। शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए विशेषकर डिज़ाइन किया गया, जहां से उनके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही क्योंकि पिछले जो क्लासेस बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको ये बात तो आभास हो चुकी है कि हाँ सर, क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, एकदम व्यवहारिक ज्ञान वाले, और हम उसी आधार पर पढ़ भी रहे हैं। और हम जो थ्योरी पढ़ते हैं उसी के आधार पर उसका हम क्वेश्चन भी देखते हैं कि पढ़े हुए थ्योरी से किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। हम इस रूप में भी तैयारी करते चल रहे हैं इसी एक क्लास में। तो आपको पता है कि हाँ सर, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसी वजह से क्या है ना कि देखिए, जैसे असली हीरे की परख जौहरी को होती है, वैसे असली कंटेंट की, असली क्वालिटी कंटेंट की परख भी उसी स्टूडेंट की होगी जिसको जॉब लेना है। अन्यथा जिस स्तर का कंटेंट आपको क्वालिटी दिया जा रहा है, ऐसे में जो टाइम पास करने वाले बच्चे होते हैं, जिनका एम नहीं है, बस तैयारी करने आए हैं, कुछ दिन बाहर आएंगे, छुट्टी मनाएंगे टाइप का, उनको पता नहीं है और उनका जीवन वैसा ही है, तो वो तुरंत भाग जाते हैं। और जो बच्चे सीरियस है लाइफ को लेकर के, वो ज़रूर से ज़रूर इस कंटेंट क्वालिटी के साथ पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हाँ ये थोड़ा टफ पढ़ रहा है, थोड़ा मुश्किल पढ़ रहा है, मगर क्वेश्चन यहीं से पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। मगर हाँ, जो बच्चे लगता है कि यार अरे यार, हम लोग इस तरीके से पढ़े थे, हमको तो रटना था, हम रटने वाले ज्ञान में काम करेंगे, ये क्या सर हमको समझाने में तुले हुए हैं, चल चल छोड़ दो, कहीं और चलते हैं। तो जीवन भर यहाँ से वहाँ भटकते रह जाएंगे, मंदारी के बंदर की तरह। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको मंदारी का बंदर बनना है या विश्व विजेता सिकंदर बनना है। ठीक, चलिए आइए क्लास की ओर आते हैं। तो आज का क्लास है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 1, 2, 3, 4 पूरा पढ़ लिया था। तो भाग 4 से ही बना था, बाद में संविधान संशोधन करके 4A। और दोस्तों जब 451 पे खत्म होता है अनुच्छेद, तो उसी से इसका अनुच्छेद भी बनता है 51A। तो भाग 4A मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, आर्टिकल 51A हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे पूरा का पूरा आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है। ठीक, तो आइए आज वीडियो नंबर 19 में आपका स्वागत है। क्लास की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फिर बोलूँगा, सारे कॉपी किताब बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप जो भी है सामने रख लीजिए, रूम में हो तो अंधेरा कर लीजिए, चुपचाप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुने और मुझे ही देखें, ताकि आपके दिमाग में सीधा मैं और आपके और मेरे दिमाग के बीच में एक प्रॉपर कनेक्शन बन सके और हम लोग डाटा ट्रांसफ़र कर सके एक दूसरे के बीच में। ठीक सर, जैसा कि आपको हर बार पढ़ाता हूँ मैं कि हर दिन एक भाग और दोस्तों उसके नाम और उसके अनुच्छेद में याद करवाता ही हूँ, और पुराने जो होते हैं उनको रिवीजन करवाता हूँ। तो ये पूरा हमारा पहला वाला टेबल हमारा पूरा खत्म हो गया था। दूसरा वाला टेबल में हम 12 तक का पढ़ चुके थे, भाग 12 तक का। तो आज भाग 13 देखेंगे। ठीक, आइए तो आज हम पढ़ते हैं सर क्या, इसको रिवीजन कर लेते हैं। सर, संविधान में कुल 22 भाग होते हैं, 395 अनुच्छेद होते हैं और 12 अनुसूचियाँ होती हैं। देखिए, अभी कभी भी ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे कभी गलत नहीं होला। संविधान में कुल भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। गणना अनुसार 25 भाग। संविधान कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। गणना अनुसार 444 से अधिक अनुच्छेद। अनुसूचियाँ कितनी? 12 अनुसूचियाँ, जिसमें 8 मूल अनुसूची है और उसको 4 आपकी है, बाद में बढ़ी थी वो अनुसूची। ठीक, सबसे पहले हम याद करने के क्रम में आएंगे तो हम क्या देखते हैं, हम भारत देश के लोग, हमारा संविधान भारत का है, तो भाग 1 क्या होगा? सर भारत। सर भारत क्या है? सर भारत अपने आप में एक ज़मीन का टुकड़ा है, कोई भी ज़मीन के टुकड़े का एक क्षेत्रफल होता है। यस, तो हाँ सर, उस तरीके से ही भारत का क्या? सर भारत का भी भाग 1 में है, भारत जो उसका कोई ना कोई क्षेत्र है, इसलिए संघ, राज्य और उसके क्षेत्र। ठीक है, याद करने के लिए सब टेक्निक ट्रिक है। तो भाग 1 में संघ, राज्य और उसके क्षेत्र आएंगे, अर्थात वह क्षेत्र जो भारत, जिसको आप भारत बोल रहे हैं, और उसमें सब क्षेत्र क्योंकि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में बटा होता है, इसलिए अनुच्छेद भी इसमें 1 से 4 आ जाएगा। भाग 2, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग वहाँ के नागरिक कहलाएंगे, इसलिए भाग 2 हो गया, वहाँ के नागरिक कहलाएंगे, तो नागरिकता। इसका अनुच्छेद है 5 से 11, 5 दूनी 10 प्लस 1 11। सर जो वहाँ अधिकार, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो वहाँ के नागरिक है, उनको कुछ न कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इसलिए भाग 3 हो जाएगा, मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद है 12 से 35 जो आप पढ़ चुके हैं। और सर जब वो अधिकार, तो लोग जिनको अधिकार प्राप्त हो गए, अपने अधिकारों को प्रयोग करके अपने लिए एक राज्य सरकार का निर्माण करेंगे, अपने लिए एक सरकार का निर्माण करेंगे, जो सरकार उनके कल्याण के लिए कुछ नीतियाँ बनाएगी, मगर कुछ निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखकर। इसलिए राज्य जब भी नीति बनाए तो कुछ निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रख के बनाए, इसलिए अगला पार्ट हो जाएगा भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। इसका अनुच्छेद है आपका भैया 36 से 51। सर 4 हो गया, सर भाग 4 हो गया यह। तो यहाँ सर सरकार का हम लोग एक तरीके से कर्तव्य देख रहे हैं कि उसको क्या क्या करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रख के योजनाएं बनानी चाहिए, चाहे नरेगा हो, मनरेगा हो, जननी सुरक्षा योजना हो, सब इसी के तहत बनती है। ठीक, सारी योजनाओं का जन्मदाता यही है भाग 4।
सर जब सरकार का कर्तव्य हमने देख लिया तो कुछ हमारा हम नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए, तो वही आज हम देखेंगे सर भाग 4A। हम नागरिकों का कुछ कर्तव्य होना चाहिए, वो है मूल कर्तव्य। सर वो आपका हो जाएगा 51 से 51A, भाग 4 से 4A। सर भाग 5 में 5 उंगलियां हैं, पांचों जब इकट्ठा होंगे तो संघ बन जाता है, केंद्र बन जाता है, इसलिए भाग 5 में हो गया संघ सरकार। 52 से 151, तो 52 से 151। और सर जब केंद्र सरकार हो गया तो अगला सरकार कौन होता है? सर अगला सरकार राज्य सरकार होता है, तो भाग 6 केंद्र के बाद राज्य सरकार। और सर आ गया इसका 152 से 237, ठीक, 152 से 237। सर फिर आपका भाग 5 और 6 आप देख लीजिए, तो भाग 7 आएगा, भाग 7 7 से 7 से समाप्त, से 7 संविधान संशोधन और 7 8 56। तो 7 संविधान संशोधन 7 8 56 से निरसित मैंने समाप्त हो गया भाग 7, आपको पूरा याद करवा दिया। यस, निश्चित मैंने समाप्त हो गया 7 संविधान संशोधन 7 8 56 द्वारा, अनुच्छेद 238 खत्म। तो भाग 8 क्या आएगा सर? सर केंद्र सरकार हो गया था 5 में, राज्य सरकार हो गया था भाग 6 में, 7 हो गया समाप्त। तो 8 में क्या आएगा सर? केंद्र शासित प्रदेश आएगा ना, केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो हाँ सर भाग 8 में आ गया आपका केंद्र शासित प्रदेश। मतलब प्रशासन कौन कौन चलाते हैं वो बात हो रहा है क्रमबद्ध तरीके से। यस, तो इसका अनुच्छेद सर आपका 239 से 42, क्या 39 से 42, ठीक। यस सर भाग 9, अब हम आते हैं भाग 8 के बाद भाग 9 की ओर हम आते हैं। सर बताइए भाग 9 जब आपका ये सारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तब शासन व्यवस्था कौन चलाता है? सर पंचायती राज जो नगरीय निकाय चलाती है। तो भाग 8 के बाद भाग 9 और 9A हो गया, भाग 9 और 9A हो गया पंचायती राज और नगरीय निकाय। 243 से 243O, 243P से 243ZG तक। और कुछ अनुसूचित क्षेत्र हैं, कुछ जनजातीय क्षेत्र जहाँ का प्रशासन वो खुद चलाते हैं, इसलिए भाग 10 में आ जाएगा उन्हीं का कुछ अनुसूचित क्षेत्र और कुछ जनजातीय क्षेत्र जहाँ का प्रशासन वो खुद चलाते हैं। तो अनुच्छेद 244 से 244A तक हो गया। हाँ सर भाग 10 भी आप देख लीजिए। भाग 11 में आपको याद करें सर, भाग 11 में 1 और 11 होता है, तो एक राज्य है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध, तो भाग 11 हो गया केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध। आगे अनुच्छेद आपका 245 से 263, ठीक, उसको याद करवाया था 3 4 5 6 करके। हाँ तो 3 से 4 5 से 6 से याद करवाया था। 245 से 263 संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में अनुभव था भाई मेरे 12 बच गया क्योंकि मेरी वित्त संपत्ति, मेरा सभी वाद। तो भाग 12 हो जाएगा दोस्तों वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद। तेरे 12 बच गया क्योंकि तेरी सारी वित्त संपत्ति लुट गई, तेरे 12 बच गए क्योंकि वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद सारी लुट गई। तो अनुच्छेद 264 से 300A तक, क्योंकि सीखता है तो आप संपत्ति को निकाल करके आप देखे थे 300A में डाला गया था, तो संपत्ति आया जब इसमें कि तेरी वित्त संपत्ति लुट गई तो 300A आना ही है, तो 264 से 300A। भाग 12 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भाग 13 हम लास्ट क्लास में पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं जो एक बार और। सर भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र में, भाग 13 में से याद कर रखना है। अरे भाई तेरा व्यापार कैसा चल रहा है? क्या भाई तेरा व्यापार, तो भाग 13 भाई 13 से भाई तेरा व्यापार कैसा चल रहा है, काम धंधा कैसा चल रहा है। तो भाग 13 व्यापार कैसा चल रहा है, भाग 13 व्यापार वाणिज्य समागम कैसा चल रहा है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही जो भी व्यापार वाणिज्य समागम है सब भाग 13 में आते हैं, जिसका अनुच्छेद है भाई व्यापार का बात है, शगुन का काम होना चाहिए। तो 301 रुपये शगुन है, तो 301 से 307, ठीक। यस, और सर आगे लास्ट भाग 14 ताकि आज आपका ये स्लाइड भी खत्म हो जाएगा। तो भाग 14 है, ठीक, भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अब संघ और राज्य माने केंद्र और राज्यों के अधीन कौन कौन सी सेवाएं हैं, ठीक। तो आज दोस्तों के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विसेज। क्योंकि या तो कोई आदमी बिजनेस करेगा या कोई आदमी सर्विस करेगा, है ना, कोई बिजनेस करेगा कोई सर्विस करेगा। हाँ सर, तो बिजनेस वाला आ गया भाग 12 में, सर्विस वाला आ गया भैया। सर्विस आप जानते हैं, सर्विस में हर आदमी गवर्नमेंट सर्विस करना चाहता है, तो गवर्नमेंट सर्विस करेगा तो भाई केंद्र और राज्य के अंदर ही करेगा। तो भाग 14 में आ जाएगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो भाग 14 में आ गया आपका ये चीज़, ठीक। तो उसके भैया 308 से 323, 301 से 307, 308 से 323। तो भाग 14 तक आपको आज मैंने एक बार जिस कहानी ग्रुप में पढ़ा है उस कहानी ग्रुप में याद रखिएगा। तो आज आपका दूसरा स्लाइड भी खत्म होता है, पहला और दूसरा स्लाइड एक तरीके से पूरा खत्म हो गया है। अब इसको आपको रिवीजन करते चलना है, जैसा मैं बता रहा हूँ। आपको हर भाग उसका नाम, उसके रिलेटेड अनुच्छेद याद होने चाहिए मुंजुबानी। चलिए आगे आते हैं। अब आपका लास्ट ये सब बचा रहेगा, अब इसको हम लोग खत्म करेंगे, फिर हमारे पूरा
स्लाइड जो भाग और उसके नाम अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है वो हो जाएगा समाप्त। तो आइए हम आज के क्लास की ओर आते हैं, जो कि आपका भाग 4A है, मौलिक कर्तव्य। तो हाँ सर, भाग 4 का जिसमें अनुच्छेद है 51 का केवल एक अनुच्छेद है, इसमें आता है आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक, तो आपको इस इमेज से क्या दिख रहा है कि सर हम देश के नागरिकों का सब मौलिक कर्तव्य क्या है कि हमें स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, एक समझदारी, हमें स्वच्छ भारत बनाए रखना चाहिए, एक कदम स्वच्छता की ओर। सर देख रहे हैं लोग कचरा उठा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के क्या जनता का कर्तव्य क्या अपने देश के प्रति कि जनता लोग अपने देश को समृद्ध, है ना, समृद्ध, शिक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ ये बना के रखें, अपने राष्ट्रीय धरोहरों का इज्जत करें, अपने राष्ट्रीय तिरंगे का इज्जत करें, अपने देश की एकता अखंडता का इज्जत करें, भाईचारे की भावना बना के रखें। सब यही तो है ना। आप किसी भी नागरिक से क्या उम्मीद रखते हैं, वो देश को तोड़े कि देश को जोड़े? तो हाँ सर, देश को जोड़े, तो भाई एकता अखंडता बनाए रखे और राष्ट्र सम्मान का इज्जत करे कि राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रीय ध्वज का बेइज्जती करे? तो सर सम्मान करे तो राष्ट्रध्वज का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय धरोहरों का सम्मान कीजिए, है ना। जो आपके राष्ट्रीय धरोहर में जो आप लिख के आ जाते हैं, ये वेट्स, ये लव, ये राज वेट्स लीना, ऐसा कर आप लिख के आ जाते हैं, तो वेट्स लव वाला जो आ जाते हैं धरोहर पे, आप अपना निशानी छोड़ के कि अमर रहूँगा मैं, ये सब गलत चीज़ है मेरे भाई, है ना। खुरद की ईंटा से लिख के मत आइए, ये सब धरोहरों को नुकसान पहुँचा रहे हैं आप, है ना। आपका प्यार ऐसे वहाँ जाके कोई नहीं देखने वाला, ठीक है, किसी को नहीं पता कौन है वो। इसलिए अगर आपकी प्यार है जिनके प्रति, आप उनके सामने हाजिर कीजिए, उनको एक्सेप्ट है तो आप भी एक्सेप्ट कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जीवन में आगे बढ़िए। सबके जीवन में आगे एक समय के बाद सही साथी का प्यार मिल ही जाता है। ठीक, आइए। तो हाँ सर, ऐसे ही आप अब इस पूरे टॉपिक को पढ़ने से पहले बस यही सोचिए कि हम लोगों का मौलिक कर्तव्य क्या होना चाहिए। हाँ सर, हम लोगों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए देश को एकता के सूत्र में बांधना, देश को अखंड रखना कि देश के खंड मत हो, अपने राष्ट्रीय ध्वजों का, राष्ट्रीय धरोहरों का सम्मान करना, है ना, शांति बनाए रखना, भाईचारे की भावना बनाए रखना, स्वच्छता बनाए रखना, पर्यावरण को बचाए रखना, है ना, पॉल्यूशन को कम करना, गंदगी कम फैलाना, स्वच्छता बनाना, स्वस्थ वातावरण बनाए रखना। ये तो आप चाहेंगे ना कि किसी देश के नागरिक आपस में यही उम्मीद रखते हो, देश के नागरिकों से आप यही उम्मीद रखते हैं। यस, तो बस वही चीज़ आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए हम चालू करते हैं इस चैप्टर। अब आपको एक समझ हो गया क्या सर हमारा मूल कर्तव्य क्या है, हम जनता का, इस देश में हम रह रहे हैं तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम इस देश को जोड़े रखें, हम इसको अखंड बना के रखें, इसको एकता के सूत्र में हम बांध के रखें, हम भाईचारे की भावना के साथ रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, इस विचारधारा को ही हम यहाँ सार्थक करके दिखाएं। तो अब ये उस उम्मीद से ही पूरे देश का राष्ट्र का निर्माण कर सकें। यहाँ के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं, धरोहर हैं, उनका हम सम्मान करें, उनको बचा के रखें, उनका संरक्षण करें, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, है ना, बस पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। ठीक, आइए तो उसी क्रम में आप देखेंगे हम जीव जंतुओं सभी का इज्जत करें। बस अब इसी माइंडसेट के साथ आप इस चैप्टर में प्रवेश कीजिए, आपको पूरा चैप्टर आसानी समझ में आने वाला है। सर देखिए, एक होता है फंडामेंटल राइट, एक होता है फंडामेंटल राइट और ये फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि आपकी ये कर्तव्य है और ड्यूटी को कर्तव्य बोला जाता है। फंडामेंटल मतलब भाई मौलिक कर्तव्य होता है, ठीक, तो फंडामेंटल मतलब मौलिक होता है, राइट लग गया तो मौलिक अधिकार, ड्यूटी लग गया तो मौलिक कर्तव्य। चलिए, तो आपको मूल कर्तव्य बोले या फंडामेंटल ड्यूटी बोले, याद रखिएगा ड्यूटी मतलब ही कर्तव्य होता है। तो आइए देखते हैं कि सर ये चार भाग 4 में 4A जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 से 51A जोड़ा गया था, ये पहले संविधान में नहीं था। तो भाई पूछ ले कि क्या मूल कर्तव्य जब संविधान का निर्माण हो तो उसमें था, तो आप बोलेंगे नहीं था। तो इसको फिर कब जोड़ा गया भाग 4A को और 51A को? सर भाग 4A को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है तथा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया है, जिससे इसकी संख्या 11 हो गई है। तो आप एक कहानी समझिए। सर हमारा मूल संविधान, यहाँ सर भाग 4 है। सर अचानक से कौन आते हैं? सर आते हैं हमारे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इनके कहने पर 4 से ही 4A बना करके आप जोड़ देते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, और अनुच्छेद इसके तहत डाल देते हैं आप 51A, 4 का 51 का 4A 51, ठीक। और इसमें भैया पहले शुरुआत में जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को जब हम जोड़ते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति,
इनके सिफारिश पे जब हम जोड़ते हैं तो इससे हम यहाँ पे 10 कर्तव्य जोड़ते हैं हमारे देश के नागरिकों के लिए। 10 कर्तव्य हम जोड़ते हैं, मगर किससे जोड़ते हैं? ये चारे और पूरे 10 कर्तव्य जोड़ते हैं सर हम 42वें संविधान संशोधन 1976 से। ठीक, यस। आइए, मगर अचानक से फिर इसमें हमको लगता है कि एक और मूल कर्तव्य होना चाहिए, किसका? हमारे देश के नागरिकों का। तो हम फिर से इसमें एक 10 में प्लस एक और कर्तव्य जोड़ते हैं, 86वें संविधान संशोधन आपका 2002 द्वारा। ठीक, तो वही चीज़ बोल रहा है कि पहला आपके इस भाग को जोड़ा गया। तो पूछा संविधान में क्या आपके मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था? तो आपका आंसर है नहीं। तो फिर बताइए संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो आप बोलेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। जब जोड़ा गया तो उसमें मूल कितने कर्तव्य थे? तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। इसकी सिफारिश किसने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। बाद में इसमें एक और संविधान संशोधन जो करके 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आप एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो भाई जब ये जुड़ा तब इसमें कितने कर्तव्य थे? 10। अब कितने हैं वर्तमान में? तो 11 आपके कर्तव्य हैं, 11 आपकी ड्यूटीज हैं। क्लियर हो गई बातें? यस, आपके सामने पूरा चीज क्लियर हो गया। क्या हो गया है? 11, शुरू में था 10। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान का पालन करेंगे तथा उसके आदर्शों को स्वीकार करेंगे, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करना। मैंने आपको क्या बोला था? कि भाई देश के नागरिकों से क्या उम्मीद रखते हैं कि पहले वो जिस देश में है उस देश का तो इज्जत करें। इसलिए सबसे पहला मूल कर्तव्य ही वो दे दिया गया है। सबसे पहला मूल कर्तव्य ही ये दे दिया गया है कि संविधान का पालन करेंगे हम। संविधान है तो संविधान का हम पालन करेंगे, यही तो आपका मूल कर्तव्य है कि संविधान के जो भी नियम कानून है अपने लिखे हुए हैं उन सभी का हम ससम्मान पालन करेंगे, और इसमें उसके आदर्शों को स्वीकार करेंगे। उसके आदर्शों को हम स्वीकार करेंगे। किसके आदर्शों को? संविधान के आदर्शों को भी हम स्वीकार करेंगे। सर क्या आदर्श और क्या पालन करना है? जैसे हमें सम्मान करना है राष्ट्रगान का, राष्ट्र ध्वज का, और ऐसे जो भी हमारे राष्ट्र की चीज़ें हैं सभी का हमें सम्मान करना है। क्योंकि सबसे पहला चीज़ क्या होता है सर? सबसे पहला चीज़ ये है कि अगर आपको अपने देश पे प्राउड नहीं है, प्राउड गर्व फील नहीं होता है, सम्मान फील नहीं होता है, तो फिर आपको और कोई चीज़ उससे ज़्यादा आकर्षित कर ही नहीं सकती। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको आपके देश की धरोहर की भूमि आकर्षित करे, आपका सम्मान अंदर से निकले अपने देश के प्रति। इसलिए सबसे पहला मूल कर्तव्य है सम्मान, और जिसका आप सम्मान करते हैं उन्हीं की तो आज्ञा का आप पालन करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि संविधान का मैं पालन करूँगा, उसके आदर्शों का पालन करूँ, उसके आदर्शों को मैं स्वीकार करता हूँ। तो सम्मान सबसे पहला चीज़ है मेरे दोस्त। और सम्मान में क्या आएगा सर? अपने देश के राष्ट्रगान का सम्मान करना, अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। इसलिए आज आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत लोग यूट्यूब में मैं देख रहा था, तो बहुत लोग ऐसी वीडियो शूट करते हैं प्रैंक वैंक करने के लिए कि तिरंगा झंडा ज़मीन पे गिरा हुआ है तो कौन उठाता है करके। तो बहुत लोग वहाँ से आते जाते हैं, बगल से निकल जाते हैं, कई लोग कुचल के भी निकल जाते हैं, और बहुत लोग आते हैं कि जिन लोग उठाते हैं उसको बराबर झाड़ के अपने जेब में, अपने बैग में रख लेते हैं। तो हर टाइप के लोग हैं इस देश में। मगर आप क्या चाहेंगे पूरे देश के लोगों में हर इंसान कैसा हो? तो हर इंसान वैसा ही हो जो गिरे हुए तिरंगा को उठाए, उसको झाड़ के साफ सुथरा करके अपने सीने से लगा के रखे अर्थात। और उससे भी अच्छी बात है कि कोई तिरंगा गिराने ही ना दे, कोई तिरंगा गिरने ही ना दे। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा कि आप आने वाली पीढ़ी है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अपने देश के राष्ट्रध्वज को प्लास्टिक कमरे कैसे फेंक पड़े हैं नाली वाली कहीं गिरा हुआ, वैसा कृत्य ना करें। या तो उसको जब आप ले रहे हैं तो उसको सत सम्मान आप झंडा फहराएं, जब फहराने का समय आता है, और सत सम्मान उसको फोल्ड करके बाइज्जत रखें ताकि अगले साल फिर आपको फहराने का मौका मिले। एक साल में 2 बार आपको मौका मिलता ही है। ठीक, चलिए, तो मेन मुद्दे है कि आपको सम्मान आपके अंदर से इसी शिक्षा के माध्यम से आना चाहिए। और ये फर्ज एक गुरु का है कि आपको एक कर्तव्य याद दिलाए कि वो कोई कागज़ का टुकड़ा, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा, कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, आपका राष्ट्र ध्वज है। उससे पूरे राष्ट्र की सम्मान इज्जत जुड़ी है। अगर आप उसको को चलते हैं, उसका बेइज्जती करते हैं, तो आप अपने माता पिता का, अपनी माता की कोख का, अपने पिता के संस्कारों का, सबका आप वहाँ पे कुचल रहे हैं अपने पैरों तले। तो याद रखिए कि उसको अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर पर रखिए, अपने राष्ट्रगान को, राष्ट्र प्रेम को, है ना। तो आइए
इसलिए सबसे पहला क्या है सर आपका मौलिक कर्तव्य, आप कभी नहीं भूलेंगे कि हमें सम्मान करना चाहिए क्या संविधान में लिखे हुए बातों का, हमें उसके आदर्शों को स्वीकार करना चाहिए जिसके तहत हम अपने राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रधर और सभी का इज्जत सम्मान करना चाहिए। तो पहला मौलिक कर्तव्य आप कभी नहीं भूलेंगे। मैंने बोला था ना कि अगर आप महसूस करेंगे ना, इसको सब्जेक्ट विषय की तरह मत देखिए, आप महसूस करेंगे ना इस विषय को, हाँ यार क्यों बनाया था संविधान वालों ने ऐसे ही, क्यों पहले नंबर पर इसको ही रखा, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हाँ यार इस सोच के साथ इसको पहले रखा था, तो पहला कर्तव्य यही होना चाहिए, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आइए आते दूसरे पे, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोना, जैसे अहिंसा, सत्याग्रह, अर्थात जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हमारे देश में हुए हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन में जिन भी आदर्श वाक्यों का प्रयोग किया गया है उन सभी को संजोए रखना, उन सभी को सुरक्षित रखना, उन सभी का भी अस्तित्व बनाए रखना, जैसे उन सभी के मूल तत्व, उन सब के आत्मा को समझना, जैसे अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं, अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो गांधी जी का अहिंसावादी सिद्धांत आप जानते हैं, यस। सत्याग्रह आप जानते हैं। तो ऐसे जो भी आपके आदर्श वाक्य है, जो आपके अंदर एक आदर्श का, एक आइडियोलॉजी का, एक आइडियलिज्म का पैदाइशी करे, जन्म दे आपके अंदर भी उस विचारधारा को, तो उस तरीके से अपने आप को इन आदर्श वाक्यों से जोड़ के रखिए कि अपने जीवन में भी देखें। आप सोचिए कि जब गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इतने बड़े आंदोलन को जन्म दे दिए, भारत में इतने लोकप्रिय हुए, तो मैं भी अहिंसा के मार्ग पर चलूँ। सत्याग्रह हुआ मार्ग जिससे आदमी अपना कड़ा तपस्या करके बात मनवा सकता है, सत्यपूर्वक आग्रह कर सकता है। तो इस तरीके से जो आपके आदर्श वाक्य हैं जो भी हमारे हैं, है ना, हर एक आदर्श वाक्य को आपको संजोए रखना है, उसका इज्जत बनाए रखना है, आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करना है कि बेटा आप भी अहिंसा के मार्ग पर चलिए, गांधी जी भी चले थे। देखिए आप में से बहुत लोग हैं जिनको पास गलत न्यूज़ है जिसकी वजह से वो गांधी जी की बेइज्जती, नेहरू जी की बेइज्जती करते हैं। आप सबको मैं बता दूं कि यह सब गलत न्यूज़ की वजह से आपके दिमाग में डाला गया है ना। कुछ कमियां, देखिए दुनिया में कोई भगवान तो पैदा हुआ नहीं है, कुछ कमियां सबके चरित्र में होती है, सबके अस्तित्व में होती है, मगर मुद्दा यह है उस कमियों के बावजूद उसने अच्छा हमारे लिए क्या किया। एक अच्छे दृष्टि में, जो अच्छा देखना चाहता है, एक अच्छे दृष्टिगोचर होने वाले व्यक्ति में, जिसकी दर्शन अच्छी है, वो सब में अच्छा ही देखता है। आप इस कहानी सुने होंगे ना कि एक पंडित था, हर दिन बिच्छू एक पानी में जाके डूबते रहता था, उसको हर दिन उठा के वहाँ से निकालता था, तो बिच्छू उसको हर दिन डंक मार देता था। तो एक आदमी पूछता पंडित जी कि बिच्छू को आप क्यों हर दिन निकालते हैं पानी से, मर रहा है तो मरने दीजिए। तो बोलता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं पंडित जी। तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा वो बिच्छू है, उसका स्वभाव ही है कि वो डंक मारे, और मैं पंडित हूँ, मेरा स्वभाव ही है कि डंक मारने के बाद भी मैं उसकी जान की रक्षा करूँ, इसलिए मैं उसको हर दिन बचाता हूँ और वो हर दिन डंक मारता है, क्योंकि हम दोनों का स्वभाव ही वही है। इसलिए आप देखिए कि आपको अपना स्वभाव कैसे रखना, उस पंडित जी की तरह, इस बिच्छू की तरह, है ना, मैटर वही करता है। तो वही इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपको इन आदर्श वाक्यों से तो आपका स्वभाव, आपका नेचर डेवलप होगा ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर कि हाँ हमें भी अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें भी सत्याग्रह का मार्ग अपनाना चाहिए अपनी बातों के लिए। ये नहीं कि अपना बात मनवाना है तो गोली बंदूक उठा लिए, लड़ाई झगड़ा करने लग गए, नहीं, तभी तो आपके बच्चे भी ये सब सीखेंगे। इसलिए इन बातों को संजोए रखना। तो याद रखिए सर। दूसरा आ गया, जब राष्ट्र धरोहरों का सम्मान कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्र गान का, तो उसके बाद आता है आपको जो कुछ वाक्य हैं आपके आदर्श वाक्यों को अपने हृदय में संजोना। तो आदर्शों को हृदय में संजोना, जैसे अहिंसा, सत्याग्रह आदि। ठीक, तो राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना। देखिए आप एक चीज गौर करें, अब शुरुआती जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे संविधान निर्माता ने हमारे राष्ट्र प्रेम से ही जुड़ा हुआ रखा है। क्योंकि सबसे पहला फैक्टर ये कि आपको अपने राष्ट्र से प्रेम हो। और वो प्रेम कैसे दिखेगा? वो प्रेम ऐसे तो दिखेगा भाई कि आप इज्जत करते हैं कि नहीं अपने राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का, राष्ट्रीय पुष्प का, राष्ट्रीय पशु का। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक और दो, दोनों याद हो गया। और महत्व तो सीखने में समय जरूर लगता है, मगर एक बार महत्व आप समझ जाएंगे फिर आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं जाएगा। इसका मर्म आप समझिए। प्रभुता व अखंडता की रक्षा करेंगे। मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ आप क्या चाहेंगे अपने देश को? सर अपने देश को मैं संप्रभु बनाए रखना चाहूँगा, कोई विदेशी राज्य इस पर फिर से ना आए। मैं यही चाहूँगा कि सर हम लोग सब एकता सूत्र में बते रहें, ये देश फिर से वापस खंडित ना हो, इसके टुकड़े ना हो। तो आप यही चाहेंगे ना कि हाँ सर प्रभुता और अखंडता की रक्षा करूँ मैं। ये हर देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपने देश की अखंडता का और प्रभुता का रक्षा करें। सर प्रभुता का मतलब क्या है कि दोस्तों अब फिर से आपके देश में शासन या आपके देश में कोई भी निर्णय विदेशी ताकतों से प्रभावित ना हो। आपके देश में हर निर्णय आपकी सरकार खुद लेने के लिए सक्षम हो, आपके द्वारा चुनी हुई सरकार खुद लेने के लिए सक्षम हो, किसी विदेशी के द्वारा प्रभावित ना हो आपके देश का निर्णय। तो ये आपका फर्ज है ना कि विदेशियों के मानसिकता को अपने आप ऊपर हावी मत होने दीजिए।
तो संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, कि फिर से हमारे देश का खंड खंड ना हो, जैसे भारत से टूट के पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, ऐसा फिर से खंड ना हो, अर्थात हमारे देश की अखंडता की रक्षा करना, हमारा देश अखंड बना रहे, इसका कोई खंड ना कर सके। ठीक, तो हाँ भाई सीधा दूसरा बात यही आएगा कि प्रभुता व अखंडता की रक्षा करेंगे, कि जब जब देश के खंड होंगे आप अपने लिए एक नए दुश्मन को जन्म देंगे, ये बात सार्थक है। ठीक, आइए देखिए अभी सब राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। आते हैं चौथे पे। देखिए पहला था राष्ट्रध्वज, संविधान का नियम का पालन करना, उसके आदर्शों को मानना, राष्ट्रध्वज आपके राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इन सब का सम्मान करना। दूसरा क्या था, आदर्श वाक्यों को संजोए रखना, अहिंसा, सत्याग्रह, ऐसे वाक्यों को। तीसरा क्या, आपकी संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना देश की। तो चौथा क्या, ऐसी बोल बोल के रिपीट करते चलिए। और चौथा है देश की रक्षा के आह्वान पर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होंगे, अर्थात कभी देश की रक्षा के लिए आह्वान आ गया, आह्वान माने पुकार आ गया, देश ने हमें पुकारा, क्या हो हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, जितनी भी युवा पीढ़ी है, देश की रक्षा के लिए आपको अपने बलिदान देने होंगे, आप सबको समर्पित होना होगा। तो जब भी देश की रक्षा की बात आ जाए तो उसकी एक पुकार पे हम सब यहाँ के बेटे बेटियाँ सब हम एक पुकार पे खड़े हो जाएं, अपनी देश की रक्षा के लिए भावना हमारे अंदर होना चाहिए। उससे हम अपने परिवार प्रेम, सभी प्रेम से पहले अपने देश प्रेम को रखें, क्योंकि अगर उस समय आपको बता रहा हूँ और क्यों रखें ये भी बता रहा हूँ लॉजिकली, क्योंकि अगर आप उस समय राष्ट्र देश की रक्षा के लिए राष्ट्र प्रेम को आगे नहीं रखेंगे, परिवार प्रेम या व्यक्तिगत प्रेम को आगे रखेंगे, तो दोस्तों आपका जो परिवार और जो व्यक्तिगत प्रेम जिनसे है वो सब खत्म हो जाएगा। सर कैसे, मान लीजिए आप बोलते नहीं यार मेरी गर्लफ्रेंड मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊँगा बॉर्डर पर लड़ने, देश गुलाम बने तो गुलाम बने, रक्षा नहीं करना है। तो भैया मान लीजिए कि देश किसी भी तरीके से अगर गुलाम बना तो आपकी जो वाइफ है, आपके जो बच्चे हैं, उन सब पे अधिकार जिन्होंने गुलाम बनाए उनका हो जाए। वो आपको गोली मार देंगे, उस समय भी उनके इज्जत को लूटेंगे, उनको उनकी इज्जत के साथ आप क्या कह रहे हैं आप तो समझ ही सकते हैं, है ना, कि जब भी कोई जीतता है तो हारे वाले पे कैसे कैसे अत्याचार करता है। मगर क्या पता आप सब जब एकजुट होकर के उस रक्षा के लिए चल जाए तो जीत ही ना पाए, और आप भले ही उसमें कुर्बान हो जाए, मगर आप अकेले कुर्बान हो भी गए तो आपका पूरा परिवार तो एक तरफ सेफ रहेगा ना, आप जिनसे प्रेम करते थे वो तो सुरक्षित रहेंगे, उनका इज्जत आबरू तो बने हुए रहेगा ना। इसीलिए दोस्तों ये सिर्फ आपके देश प्रेम की बात नहीं है, ये लॉजिकली भी सही है कि देश की रक्षा के आह्वान पर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होंगे, ये हमारे मन में भावनाएं रहनी चाहिए। जब जब देश की रक्षा का बात आएगा मैं भी एक सैनिक की तरह खड़ा होकर के बॉर्डर पर लड़ना होगा तो लड़ूंगा, जो करना हो वो करूंगा। और उससे पहली बार कि सिर्फ देश प्रेम आपके बॉर्डर पर खड़े होकर सैनिकों की तरह लड़ना ही नहीं है, आप जिस भी रूप में आज अपने जिस भी पद में, जिस भी रूप में आप इस समाज में अभी सर्वाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, उसमें ही 100% देना आपकी राष्ट्र सेवा, देश प्रेम में अपना योगदान देने के बराबर है। अर्थात अगर आप एक विद्यार्थी जीवन में तो बहुत अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए लिखिए ताकि आप देश को आगे बढ़ा सके, एक विद्यार्थी से कुछ अच्छे उद्यमी बन करके। अगर आप पुलिस है तो पुलिस का काम इतना अच्छे से कीजिए कि देश को आप आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, उसको भी आप देश का सेवा ही समझिए। क्योंकि हर एक व्यवसाय, सोचिए अगर दुनिया के जितने भी हमारे देश में जितने भी अलग अलग पद धारण करने वाले लोग हैं, अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, अगर सब अपने काम को ईमानदारी से 100% ईमानदारी के साथ निर्वहन करने लग जाएं तो हमारा देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। क्यों? हाँ सर आगे बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको बात याद रखना चाहिए कि राष्ट्र सेवा या राष्ट्र प्रेम अगर आपको करनी है तो सिर्फ आप आर्मी मिलिट्री में जा करके ही नहीं कर सकते हैं, उसका जिस पद में है जहाँ भी है वहीं पर उस काम को 100% ईमानदारी के साथ कीजिए, किसी के साथ बेईमानी ना कीजिए, घुसखोरी ना कीजिए, कालाबाजारी ना कीजिए, है ना, तो ऑटोमेटिक आप देश की सेवा कर रहे हैं और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो देश की रक्षा के आह्वान पर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे, ये बात चौथा क्लियर हो गया बात। तो चौथा बिंदु आ गया भैया आपका रक्षा। आता है पांचवा बिंदु। अब देखिए अब फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। सर पहला था कि सर हमको संविधान के नियमों का पालन करना, उसके आदर्शों को मानना है, अपने देश की राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान को इज्जत करना है। दूसरा हो गया सर क्या, सर दूसरा क्या था बताइए उसके बाद, दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या आता है आपके लाइफ में बताइए। कि सर जो भी हमारे आदर्श वाक्य हमको प्राप्त हुए हैं, जैसे कि आपका सत्याग्रह, अहिंसा, इनको हमको संजोए रखना है, इनको बचाए रखना है, इनके अस्तित्व को खत्म नहीं करना है, इनसे खुद को जोड़ना है, अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना है। तो हाँ आदर्श वाक्यों को संजोए रखना, पहले सम्मान करना, दूसरे में आदर्श वाक्यों को संजोए रखना, तीसरे में फिर आप क्या देखें सर, तीसरे में देखिए देश की एकता और अखंडता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना। तीसरे में आप ये देखिए देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना कि देश के अलग अलग खंड ना। और चौथे में आप देखिए कि देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना। तो हाँ सर चौथा था रक्षा। पहला था आपका सम्मान कीजिए राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का, दूसरा था आदर्श वाक्यों को संजोए रखिए, अहिंसा सत्याग्रह, तीसरा था दोस्तों आपके संप्रभुता और अखंडता बनाए रखिए, और चौथा था क्या आपके लिए देश की रक्षा। तो देखिए 4 छोटे छोटे पॉइंट में मैंने तोड़ दिया।
अब आते हैं पांचवें की ओर। पांचवा है मातृत्व निर्माण करेंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे। क्या? मातृत्व निर्माण करेंगे और महिलाओं को सम्मान देंगे। एक मिनट, इसमें मुझे कुछ डाउट हो रही है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक, क्या कंटेंट मैं बनाता नहीं हूँ, इसलिए देखते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, जो क्रॉस चेक करना था मैंने क्रॉस चेक कर लिया है। और आपके जो पांचवा कर्तव्य आता है, इस पांचवें कर्तव्य को आप, ये पांचवें कर्तव्य का एक हिस्सा जरूर है महिलाओं को सम्मान देना। तो आज को पूरा पांचवा जो कर्तव्य है मैं पूरा ही पढ़ के सुना देना चाहता हूँ, ताकि आपको उसकी उचित समझ हो सके, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। ठीक, देखिए लिखा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण हो। इसका मतलब क्या है कि भाग 5 में आपको एक चीज़ याद रखना है, भ्रातृत्व निर्माण करना। तो भ्रातृत्व निर्माण करेंगे, इसका मतलब ये भ्रातृत्व होगा। भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना मतलब सभी धर्म वंश जाति के लोगों को अपना भाई भाई समझना, है ना, सभी को अपना भाई समझना। पहला बात ये कि हम भ्रातृत्व निर्माण करेंगे, और दूसरा ये कि इसी में ही दूसरा मूल मुद्दा है कि महिलाओं को सम्मान करेंगे। तो हम भ्रातृत्व का निर्माण करेंगे, इसका मतलब कि हम सब आपस में भाईचारे की भावना का निर्माण करेंगे। भले ही कोई नेता, कोई भी नेता जो भी भले कितना भड़काए, धार्मिक धर्म के आधार पर लड़ा झगा के अपने वोट बैंक बढ़ाए घटाए, हम उसमें नहीं फंसेंगे। उन सभी मानसिकताओं से ऊपर उठ के हम आपस में भाईचारे की भावना के साथ इस देश में रहेंगे, जो हम इतने कई सदियों से रहते आ रहे हैं। फिर दूसरा, हम अपने देश में और ये औरतों का, नारियों का सम्मान करेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत ही बड़ा और बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जिस हिसाब से आप औरतों के साथ होने वाला क्राइम रेट देख रहे हैं, तो देश जैसे शिक्षित हो रहा है, समझदार हो रहा है, वैसे सब दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है। तो किस ओर जा रही है हमारी संस्कृति, हमें खुद सोचने की आवश्यकता है। आप सब देखते हैं कि रेप वगैरह का दर कैसा है कि बढ़ रहा है, कि हर 15 मिनट में एक रेप होता है। सोचिए आप, मतलब जब तक मैं आपकी क्लास लेता हूँ उस समय तक 4 रेप भारत में हो चुके होते हैं। भारत का ये रेट है, रेशियो है कि हर 15 मिनट में एक रेप होता है। मे भी शायद तक, जहाँ मुझे डाटा ऐसे याद है, कहीं सुना था मैंने। तो सोचिए आप, तो अब भारत में ये सब मानसिकता कहाँ से पनपी? तो जो हमारे बीच में बाहर से कई सारी संस्कृतियों ने आघात किया, अंग्रेज आए, बाहर से हमारे यहाँ के लोग आए, तो जो आघात किया हमारी संस्कृति पर, उन्होंने हमारे अंदर दिमाग में, मानसिकता में गलत कुरीतियाँ की बीज डाल दिए कि हाँ भाई, औरतें सिर्फ उपभोग की वस्तु हैं, ऐसा हमारा सोच विचार बना दिया। जबकि नहीं दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति, चाहे वो हमारे भारत में रहने वाले किसी की भी हो, ये सभी औरतों को एक देवी रूप में ही देखना पसंद करती थी और देवी समतुल्य मानती भी थी। वैदिक समय में तो दोस्तों आपकी जो आज आप संसद भवन देखते हैं कि औरतें बैठ के नियम कानून बना रही हैं, वैदिक युग में तो ऑटोमेटिक ही संसद में बैठ करके विदुषी महिलाएं, जो विद्वान महिलाएं होती थी, वो नियम कानून बनाने में अपनी सलाह मशवरे सब दिया करती थी। तो अपनी संस्कृति सभ्यता को पहचानिए, उसका सम्मान कीजिए। और सम्मान का आधार, क्योंकि जननी, जगत जननी एक माता ही होती है, एक नारी होती है, तो उनका सम्मान करना सीखिए, है ना। आप जितना ही नारी का सम्मान करेंगे, आपके अंदर उतनी ही ज़्यादा शीतलता आएगी, शालीनता आएगी, उतनी ज़्यादा आपके अंदर, खुद के अंदर ममता आएगी। इसलिए कि और औरत का सम्मान करना जरूरी है। इसी में एक बहुत ही अच्छा अभी आपका स्लोगन मैंने पढ़ा, जो कि अब याद रखिए। देखिए, जैसे कि नारियों का सम्मान क्यों करना चाहिए, क्योंकि लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी को पूजा जाता है, देवता वहीं निवास करते हैं। जहाँ नारी को पूजा जाता है, देवता वहीं निवास करते हैं। तो आप किसी भी धर्म के मानने वाले लोग, अगर आपके घर में अपनी माताओं का, बहनों का, अपने समाज में आप माताओं का, बहनों का सम्मान नहीं करते हैं, तो आप भले राम को मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हो भैया, चाहे जीसस को मानने वाले हैं, चाहे किसी को भी मानने वाले हो, वह देवता आपके घर में निवास नहीं करेंगे। क्योंकि अगर सोचिए, उन्होंने खुद इस धरती पर अपने अंशों को, अपने बाल रूपों को भेजने के लिए एक माता को ही मार्ग चुना, तो सोचिए खुद माता को कितने बड़े दर्जा देते हो। भगवान लोग माता का ममता मिले, इसलिए खुद हमारे संस्कृति में आप देखते हैं कि इंसान रूप लेकर के किसी माता के कोख से जन्म लिया, ताकि उनको ममता का सुख मिल सके। जैसे कि आप जानते हैं बाल गोपाल श्री कृष्ण जी का पूरा बचपन कहानी, है ना। आज हर कोई देखता है कि जब भगवान, जब प्रेग्नेंट होती कोई औरत, ये बोलती भगवान मुझे चलो बाल गोपाल देना, है ना। तो बाल गोपाल हो, चाहे भैया वो कृष्ण जी हो, चाहे सुभद्रा मैया हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, मगर मुद्दा है कि वह ममता की भावना के लायक किसको समझा ईश्वर ने, खुद आपके ईश्वर नहीं। इस धरती पे जननी कौन है जो जन्म दे सकती है, वो है नारी।
इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी को पूजा जाता है देवता वही निवास करेंगे, चाहे वो किन्हीं के भी देवता हो, किसी भी धर्म जाति मूल वर्ग समुदाय के देवता हो, बस वो वही निवास करेंगे। इसलिए याद रखिए, नारी को पूजिए, आप नारी का सम्मान कीजिए, है ना। तो आप देखते हैं कि नारी को कमजोर मत समझिए, उपभोग की वस्तु मत समझिए, है ना। ये सभी हमारे अंदर पाश्चात्य सभ्यता का मानसिकता आया हुआ है, अंग्रेजों ने डाला, जो हमारे यहाँ बाहर से आपके आघात हुए। हमारे देश में बहुत सारे लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग आए, उन्होंने हमारे माइंड में सब गलत गलत चीज़ें डाली कि या उपभोग की वस्तु, उपभोग की वस्तु, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। इन सबको नारी हमारे लिए हमेशा पूज्यंती थी और पूज्यंती मान के रहना ही होगा, ठीक। तो इसमें दो ही चीज़ आपको याद रखना है। पहला कि हमको सभी धर्म वर्ग समुदाय के लोगों के साथ भाईचारे की भावना बना के रखना थी। भाईचारे की भावना मतलब 5 धर्म है तो पाँचों मिल के आ गए, इसलिए 5वें भ्रातृत्व की भावना बना के रखना और उसको नारी का सम्मान करना, क्योंकि 5 धर्म जाति के लोग जो भ्रातृत्व भावना इसके साथ आज है, ये कहाँ से आए? सारी किसी न किसी नारी के थ्रू ही जन्म लिए हैं। इस नारी का सम्मान करना, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना भाग 5 में आ गया। तो आपको याद रखें 5 धर्म एक हो गए, तो भाग ड्यूटी 5 में आपका आगे भैया भ्रातृत्व की भावना और नारी का सम्मान। चलिए आगे छठवा, मैंने क्या बोला, जैसे आप भ्रातृत्व की भावना का निर्माण कर लेंगे तो आप क्या कर रहे हैं उसके थ्रू, इसका मतलब ये है कि आप हिंदू जरूर हैं मगर आप मुस्लिम संस्कृति का भी सम्मान करें, क्रिश्चियन संस्कृति का भी, बौद्ध जैन सिख सारी संस्कृतियों का आप सम्मान कर रहे हैं। सभी के रहन सहन, खान पान, पहनावे उठावे, उनकी हर एक संस्कृति का आप पालन कर रहे हैं, हर एक संस्कृति का आप सम्मान कर रहे हैं। तो अपनी संस्कृति को आप धारण कीजिए, अन्य की संस्कृति का सम्मान कीजिए, यही तो दिखाता है कि आप भाईचारे की भावना बन चुके हैं। तो हाँ सर, संस्कृति का परिरक्षण करेंगे, अर्थात अपनी और दूसरों की संस्कृति को हम रक्षा करेंगे, उनको आघात नहीं पहुंचाएंगे, किसी की संस्कृति को विलुप्त नहीं करेंगे, और जो ऐसा करते हैं दोस्तों वो गलत हैं, ठीक। आइए तो 6 भी हो गया सर आपका, भाईचारे के बाद आपका संस्कृति का रक्षा करने आता है। आगे 7वां आपका, ठीक। इसलिए मैं अपना नोट्स भी खोल के रखता था कि कुछ गड़बड़ हो तो ही मैं टोक सकूँ, इसलिए आपको बोला इसमें वो भ्रातृत्व था, मातृत्व नहीं, भ्रातृत्व था, और यहाँ महिलाओं को सम्मान करना, ठीक। चलिए आते हैं अगला आपका। सर 7वां आपका प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी तथा वन्य जीव का रक्षण, संवर्धन व दया करेंगे। मैंने बोला था कि हमको हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है कि अपने आसपास के सारे प्राकृतिक धरोहरों का, वातावरण का, पर्यावरण का रक्षा करना, सुरक्षा करना, स्वस्थ बनाए रखना, बोला था ना। तो देखिए वो आ गया 7वें में, क्योंकि हमारी सातों तरफ होता है ना, 7 दिशाओं में, ऐसे याद रख लीजिए, आपको तो क्या याद रहे, 7 दिशाओं में हमारे पर्यावरण है, तो उस पर्यावरण का दोस्तों आप रक्षा कीजिए, संवर्धन कीजिए, दया कीजिए, अर्थात आप अपने यहाँ के वन, झील, नदी, वन्यजीव और जो भी चीज़ आपकी प्रकृति या पर्यावरण से जुड़ी हुई है सभी को आपको रक्षा करना है, सम्मान करना है, स्वच्छ बनाए रखना है, स्वस्थ बनाए रखना है। ये आपका ही कर्तव्य है कि प्लास्टिक पानी पिए, प्लास्टिक को मोड़ के नदी तालाब में नहीं फेंके, झील में नहीं फेंके, वन में नहीं फेंके, जीव जंतु का आप शिकार नहीं कर रहे हैं, वन्य जीवों का आप बेमतलब शिकार नहीं कर रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, ठीक। चलिए सर 7 हो गया, समझ में। 8 आता है दोस्तों। अब दोस्तों हमको इनका सबका संरक्षण करना है, जितने भी चीज़ आप पढ़ें, तो इसलिए आप अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप कीजिए कि भैया आप सही मायने में किस तरीके से सभी चीज़ों का रक्षण, सुरक्षण, संवर्धन करेंगे। तो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने आप में डेवलप कीजिए, मानववाद के साथ ज्ञान का अर्जन कीजिए, ठीक है। तो मानववाद के साथ ज्ञान का भी अर्जन करेंगे। तुम्हारे यहाँ मानववाद मतलब मानव प्रेम के साथ उस प्रेम में हमारा ज्ञान भी रहना चाहिए। उस प्रेम को हम ज्ञान के उपयोग करते हुए कैसे सर्वोत्तम बनाएंगे, सर्वोत्कृष्ट बनाएंगे। क्लियर हो गई बातें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, और उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना के वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार हम अपने वन, झील, नदी, वन्यजीव इन सब का संवर्धन, दया करेंगे, रक्षा करेंगे। ये सब चीज़ें आते हैं दोस्तों आपके 9वें कर्तव्य। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा व सुरक्षा करेंगे। अर्थात सर सार्वजनिक संपत्ति क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी। इसी में दोस्तों आपकी आ जाती है राष्ट्रीय धरोहरों का भी सम्मान करना। जैसे जो भी हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं, जैसे लाल किला हो गया, ऐसे जितने भी इमारतें हैं जो हमारे राष्ट्र की धरोहर है, पहचान चिन्ह है, उन सब का आपको सम्मान करना चाहिए, सबका रक्षा करना चाहिए। उनमें से किसी को भी आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो जो भी हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है, उन सब का संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। ठीक, चलिए। और सर ऐसा क्यों जरूरी है? सिर्फ इसलिए कि हमारे इतिहास में इसका बहुत बड़ा महत्व है? नहीं दोस्तों, इसका आज आपको एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए। क्यों? क्योंकि जहाँ भी आपके देखिए लाल किला है, जहाँ भी आपका ताजमहल है, जहाँ भी आपको कोई भी ऐसा राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर है,
आज उसको देश विदेश से देखने कई पर्यटक आते हैं, और जब वो पर्यटक आते हैं तो वहाँ पे ठहरते हैं, रुकते हैं, खाते हैं, सामान खरीदते हैं। तो आज कहीं ना कहीं वहीं पे बहुत सारे आप रेस्टोरेंट, होटल, छोटे छोटे ठेले, दुकान, टपरी लगाए हुए लोगों को देखते हैं जो अपना सामान बेच के अपने जीविकापार्जन कर रहे हैं, जीविका प्राप्त कर रहे हैं। कई गाइड जो उनको भाई कहानी सुना कर के अपनी जीविका का संचालन कर रहे हैं। इससे क्या मिलता है आपको कि भैया जब भी आप इनका संरक्षण करते हैं तो इससे बहुत सारे परिवारों का पेट पलता है मेरे दोस्त। तो ये सिर्फ आपको सम्मान करना ही जरूरी नहीं है, सम्मान के पीछे का देखिए लाभ भी जुड़ा हुआ है। और याद रखिए, जहाँ भी किसी इंसान के पेट का सवाल है तो वहाँ पर उस चीज़ को सम्मानपूर्वक दृष्टि देना ही होगा, क्योंकि आप सम्मान देंगे तब तो कोई और सम्मान देगा, और उस चीज़ को जितनी सम्मानता प्राप्त होगी उतनी ही ज़्यादा वो आपके लिए, आपके देश के लिए हितकारी होगा, है। तो अब देखिए कि आप जब भी अपने खुद यहाँ की सार्वजनिक संपत्ति का आप रक्षा करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, जिसमें आपके ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण भी इसी में आ जाएगा। ऐतिहासिक धरोहरों का, राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, बहुतों के पेट पलते हैं यार। फिर आगे सर 10, व्यक्ति व सामूहिक गतिविधियों से राष्ट्र का निर्माण करना। मतलब क्या है? क्या व्यक्तिगत, जो मैं आपको पहले बोला था, क्या व्यक्तिगत रूप से जो भी जिस भी पद पे आप हैं, जिस भी रोल पे आप हैं, उस पद पर आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, इतनी ईमानदारी से, इतनी शालीनता से, इतनी सार्थकता से, बिना घूसखोरी, बिना कालाबाजारी, बिना किसी गलत तरीके के, इतनी ईमानदारी से आप उस पद पे दायित्वों को निभाइए कि उससे ही देश की तरक्की में वो योगदान दे सके, है ना। तो आप व्यक्तिगत रूप से भी देश की तरक्की में आगे अपने योगदान दे सकते हैं, और दोस्तों आप सामूहिक गतिविधियों के थ्रू भी देश की तरक्की में योगदान दे सकते हैं। चाहे व्यक्तिगत गतिविधि हो, चाहे सामूहिक गतिविधि हो, आपको कुल मिलाकर के राष्ट्र का निर्माण करना होगा हर गतिविधि से। और जब आप में से हर एक व्यक्ति सोचिए कुछ ना कुछ अपने ही फर्ज बस ईमानदारी से निभाएगा, तो एक दिन पूरे देश का ईमानदार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब पूरा देश ईमानदार हो जाएगा तो कालाबाजारी, घूसखोरी और जितनी और गलत प्रथाएं व्याप्त हैं हमारे संस्कृति में, सभ्यताओं में, हमारे समाज में, सब हट जाएंगी कि नहीं? हट जाएंगी। इसलिए दोस्तों आपका फर्ज बनता है कि आपको देश को उत्कृष्ट बनाना है तो आपको उत्कृष्ट होना होगा। ठीक, तो स्वयं को उत्कृष्ट करना या उत्कर्ष की ओर ले जाना, स्वयं को ऊंचाइयों की ओर ले जाना, इस तरीके से आपको राष्ट्र का ही निर्माण होगा। जब आप खुद को तरक्की करेंगे तो राष्ट्र की तरक्की होगी। ये 10 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों जो आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के पश्चात जोड़ी गई थी भाग 4 में 4A के रूप में और अनुच्छेद 51A के रूप में। बाद में इसी में आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 करके जोड़ा गया। क्या कि पूरे देश में सबसे इन सभी चीज़ों के लिए किसी व्यक्ति को क्या जरूरी है? किसी व्यक्ति को इन सभी चीज़ों के लिए शिक्षित होना जरूरी है, ताकि वह शिक्षा भी कैसा, ज्ञानवर्धन शिक्षा, मानवता वाला शिक्षा, है ना, अध्यात्म वाली शिक्षा, मूल्यों वाली शिक्षा, अर्थात उसके शिक्षा में मूल्य छुपे हों, मूल्य उसकी आत्मा उसकी शिक्षा में। जब आप ऐसे तरीके से अपने देश को शिक्षित करेंगे तो इन सभी चीज़ों के महत्व को समझ पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अब राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण करते हैं तो इतने कितने ही लोगों का पेट पलता है। तो इससे बहुआयामी सोचने की डायमेंशन तभी आएगी जब आप एक अच्छे तरीके के शिक्षक हों या आपने शिक्षा अर्जन किया हो। इसलिए याद रखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य 6 से 11 वर्ष के बालक या बालिकाओं का संरक्षण वर्ग का दायित्व होगा। अर्थात इसका मतलब क्या कि 6 से 11 कर दिए हूँ, इसको चेक कर लेंगे, वो 6 से 14 होगा मेरे को लग रहा है, मे भी, है ना। हम्म, 6 से 14 वर्ष होगा दोस्त मेरे। ठीक, याद रखिएगा ये बात को। तो 6 से 11 नहीं, 6 से 14 वर्ष होगा। आपको इसलिए मैं कंटेंट रखता हूँ सामने, 6 से 14 वर्ष। आपने पढ़ा था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना, जो अपने अनुच्छेद 21 से किया। आपने पढ़ा था इससे पहले क्या? इससे पहले हमने पढ़ा है अनुच्छेद 45, जिसने बोला था 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना, ये सब देना। सर फिर आपने अनुच्छेद 21 में 21A जोड़ा था, जिसमें आप बोले थे सर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार का फर्ज है कि सरकार उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। तो यहाँ तक आपने क्या देखा सर? ये सब आपके सर सरकार के द्वारा किए हुए कृत्य थे मेरे दोस्त, है ना। ये व्यक्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार कि व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। इन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 14 या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दोस्तों आपके निःशुल्क शिक्षा प्राप्त अनुच्छेद 21 में बोला गया। तो 6 से 14 वर्ष को जब अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार में शिक्षा मिल रही है, तो दोस्तों 0 से 6 वर्ष के बच्चे का क्या होगा? तो 6 से 14 आ गया तो 0 से 6 क्या होगा? 6 से पहले का। तो उनके लिए सर सरकार का ये दायित्व था इसमें
जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व बने तो सरकार 0 से 6 साल के बच्चे के लिए उनकी शिक्षा का प्रावधान करे। और जब देश को हमारे मौलिक अधिकार में दे दिया गया, सरकार ने कुछ काम कर लिया शिक्षा के लिए, तो क्या हम जो देश के नागरिक हैं हमारा कोई फर्ज नहीं है? सर हमारा भी तो फर्ज है कि हम अपने देश में अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए, उनको शिक्षा प्राप्ति करने के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। इसलिए 11वां जो आपका दायित्व जोड़ा गया, कर्तव्य जोड़ा गया, दायित्व कर्तव्य जोड़ा गया, ड्यूटी जोड़ी गई, वो दोस्त मेरे था कि अभिभावकों का अर्थात पेरेंट्स का यह दायित्व है, पेरेंट्स का यह ड्यूटी है, पेरेंट्स का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करे, शिक्षा दे। तो सरकार का भी आपने काम देख लिया था। और सर आपका बेसिक तहत आप देख रहे हैं 11वें मूल कर्तव्य के थ्रू, 11 ड्यूटीज़ के थ्रू भी यही बात बोली गई है कि 6 से 14 साल के ऊपर के बच्चे को पेरेंट्स का भी कर्तव्य है कि अपने बच्चों को, बालक हो चाहे बालिका, सभी को संरक्षण वर्ग का दायित्व होगा, अर्थात सभी को वह पढ़ाएं लिखाएं। उनको कम से कम इस उम्र के बच्चों को तो शिक्षा, 14 साल तक के तो बच्चों को शिक्षा दे ही, क्योंकि सरकार इतनी फ्री में इनको शिक्षा दे रही है। या फ्री में शिक्षा दे रही है तो कम से कम पेरेंट्स का दायित्व कि उनको स्कूल तो भेजें, स्कूल तक तो लेके आएँ, एडमिशन तो कराएं। यस, तो आप समझ गए होंगे सर 11 क्यों जोड़ा गया, शिक्षा से जुड़ा हुआ। क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो हाँ सर ये पूरे 11 मूल कर्तव्य थे जो आपने देख लिए अच्छे तरीके से। आइए अब इन 11 मूल कर्तव्यों को हम एक झलक और देखते हैं ताकि आपको एक बार दिमाग में सब बैठा रहे। ठीक सर, पहला आपका मूल कर्तव्य ड्यूटी क्या है? संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्शों का स्वीकार करेंगे और राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे। तो पहला मुद्दा यही रह गया कि हमें सम्मान करना है अपने राष्ट्रध्वजों का। बस एक ही पॉइंट याद रखिएगा, पहला का पॉइंट सम्मान किसका? राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का, इन सब चीज़ों का। ठीक, तो पहला की पॉइंट वैसे सम्मान करना, संविधान का पालन करना, ये सब चीज़। सब दूसरा क्या आ जाएगा? अपने यहाँ के आदर्श वाक्यों को, आदर्शों को संजोए रखना, जैसे अहिंसा है ना, सत्याग्रह, ये सब। तो दूसरा हो गया क्या? आदर्श वाक्यों को संजोए रखना। फिर तीसरा आ गया सर आपका देश की प्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। तो आपको याद होगी अच्छे से सर, सम्मान, इसमें की पॉइंट हो गया, पहले में सम्मान, दूसरे में हो गया आदर्श वाक्यों को संजोना, तीसरे में हो गया सर आपकी प्रभुता अखंडता बनाए रखना, चौथे में हो गया सर देश की रक्षा, अर्थात देश की रक्षा, देश की रक्षा के आह्वान पर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहना। तो चौथे पॉइंट पे आ गया रक्षा। क्लियर? तो हाँ सर, सम्मान, आदर्श वाक्य, प्रभुता अखंडता, देश की रक्षा, ऐसे की पॉइंट्स ही याद रखिए आप। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे आगे सर आपका पांचवा में भ्रातृत्व की भावना, माने भाईचारे की भावना बनाए रखना, भाईचारे की भावना बनाए रखना और महिलाओं को सम्मान करना। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को संजोए रखना। इसी में वसुधैव कुटुंबकम, यत्र नार्यस्ते पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। ठीक है ना भैया लाइन? ठीक है, चलिए, तो मातृत्व निर्माण करेंगे, भातृत्व निर्माण करेंगे और महिलाओं का सम्मान हम करेंगे। ये हो गया भाई पांचवा आपका, भाईचारे की भावना का निर्माण करना, तो भ्रातृत्व निर्माण करना और दोस्तों महिलाओं का सम्मान करना, ये हो गया। चलिए पांचवे में, ठीक, भाईचारा माने 5 उंगली, अलग अलग धर्म संप्रदाय के हैं, सब मिलकर के भाईचारे की भावना के साथ रहे, सबको पांचवा याद रहेगा। छठवें में हम आते हैं दोस्तों आपका, जब भाईचारे की भावना के साथ रहेंगे तो दोस्तों अब जाहिर सी बात है एक दूसरे की संस्कृति का भी रक्षा करेंगे। तो छठवें में हो गया एक दूसरे की संस्कृति का रक्षा करना, तो संस्कृति का परिरक्षण, संस्कृति का परिरक्षण। साथ हो गया भैया प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करना। तो ये बस इसी को लिख दे रहा हूँ मैं, प्राकृतिक पर्यावरण का या पर्यावरण की रक्षा करना, ताकि आपको उसे सब याद रहे। प्रकृति में आता है वन, झील, नदी, वन्य जीव, इन सब का रक्षा करना। तो हो गया साथ में क्या? प्रकृति की रक्षा करना। तो 5 में भ्रातृत्व की भावना, 6 में संस्कृति, 7 में आपका पर्यावरण की रक्षा करना, 8 में आगे दोस्तों आपका सभी की रक्षा के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना 8वें में है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना। ये बात पूछता है ना, याद रखिएगा कि कौन से मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखने की बात की गई है। तो आप बोलेंगे मूल कर्तव्य 8वें में। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, अर्थात देश के राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा करना। ये बात ध्यान रखिएगा आप, देश के राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा करना, ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करना, इसका मतलब है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा व सुरक्षा करना।
इसलिए किसी पब्लिक को ये हक नहीं है कि वो जाके बस में आग लगा दे, दंगे फसाद के समय पे ट्रेन में आग लगा दे। ये बहुत गलत है दोस्तों, क्योंकि पब्लिक का ही कर्तव्य है इन सभी चीज़ की रक्षा और सुरक्षा करना, क्योंकि ये आपके ही टैक्स, आपके देशवासियों के टैक्स के पैसे से ही बनती है। मन नेताओं की अंधभक्ति में पागल कुछ हमारे युवा लोग जो कि बटे हुए हैं ABVP, NSUI ऐसे बहुत सारे समुदायों में, वो अपने उस अंधत्व भक्ति के चक्कर में अपने देश की संपत्ति को आग लगाते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि किसी की माता मर गई है, उनको वहाँ तक पहुँचना होगा, किसी के पिताजी बीमार, उनको हॉस्पिटल जाना होगा, किसी की बीवी प्रेग्नेंट है, उसको डिलीवरी के लिए लेके जाना है, हमें पूरा ट्रैफिक जाम करवा दिया। कुछ नहीं सोचते। पता नहीं कौन सी अंधभक्ति सर पे ऐसी सुरूर होती है कि उनको ये बात याद नहीं आती कि 140 करोड़ की जनसंख्या है इस देश की, और आप किसी भी परिवार को या किसी भी चीज़ को अगर आप दुविधा उत्पन्न करते हैं तो दोस्तों उससे बहुत लोगों के जीवन प्रभावित होती है। पता नहीं इन युवाओं की मानसिकता को क्या हो गया कि ये किस बीजेपी, कांग्रेस और अलग अलग पार्टियों की धुन में अपने ही देश को आग लगाने पे तुले हुए हैं। क्रांतिकारी से सीखिए यार, अपने देश की आग बुझाने के लिए उन्होंने आग लगाई और आप देश में आग लगाने के लिए आग लगा रहे हैं। तो आप सोचिए आप किस पथ पे जा रहे हैं। तो आप सबसे मेरी ये निवेदन है, विनती है कि आप अपने आप को सुदृढ़ बनाए, इतनी कमज़ोर मानसिकता वाला ना बनाए कि आप दूसरों के बहकावे में आ जाए, और अपने तर्क का इस्तेमाल कीजिए। एक मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसकी मेरी ऑथेंटिसिटी नहीं है, मगर मेरे एक मित्र थे रायपुर में ही, और उस समय किसी विशेष पार्टी का शासन था, तो उनके जो राष्ट्रीय उस समय बहुत बड़े चेहरे हैं वो आए हुए थे रायपुर मीटिंग में, और वहाँ करके वो अपने पार्टी वाले को बोल दिए कि भैया देखो, तुम लोगों को कल दंगा करना है, उस दंगे में तुम लोग बस उसको आग लगा देना, तो फिर मैं तुम लोग जमानत मैं करवा दूँगा, उसको चिंता मत करो, बस तुम आग लगा देना। तो ये सब सत्यता है, क्योंकि जो मित्र उसमें थे उस मीटिंग में वो भी उसी पार्टी से थे, उनको भी ये बात बोला गया, मगर वो अगले दिन नहीं गए, क्योंकि उनको ये समझ था कि मैं किसको आग लगाने जा रहा हूँ, अपने ही देश को, किसके कहने पे, नेताओं कहने पे। तो नहीं गए, मगर उन्होंने मुझे बात बताया अच्छे से, और मेरे इतने घनिष्ठ मित्र हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, हम लोग लगभग 11 साल की दोस्ती हो गई है। तो इसी में मतलब कुछ चीज़ें आप समझिए यार, नेताओं के बातों पे या नेताओं के बातों में आकर के अपने देश को आग मत लगाइए, है ना। तो ऐसी याद है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी जनता का कर्तव्य है, और आप भी उसी जनता के अंग हैं, ठीक है। आइए 9 हो गया सर आपका। तो 5वां भ्रातृत्व भावना, 6वां संस्कृति की रक्षा करना, क्योंकि भाईचारे की भावना है तब एक दूसरे की संस्कृति का भी रक्षा करेंगे, सम्मान करेंगे। 7वां आपको प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना है, तो फिर उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। 8वें में 9वें में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। फिर 10वां आपका आ जाएगा व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों से राष्ट्र का निर्माण करना, अर्थात व्यक्ति को खुद को उत्कृष्ट बनाना, खुद अपने ग्रुप के रूप में, व्यक्तिगत रूप में भी खुद को उत्कृष्ट बनाना, क्योंकि आप जितने उत्कृष्ट होते जाएंगे उतनी उत्कृष्टता आपकी राष्ट्र को भी प्राप्त होगी। व्यक्ति खुद को जितना निर्मित करता जाएगा उतना ही राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए 10वें में आ गया आपका व्यक्ति की उत्कृष्टता या व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों से राष्ट्र का निर्माण, ठीक, याद रखिएगा। तो खुद को उत्कृष्ट करना और उत्कृष्ट करके राष्ट्र का निर्माण करना। और 11वें में आ जाएगा सर, इन सभी के लिए जरूरी है कि व्यक्ति शिक्षित हो, इसलिए 11वां में कि माता पिता का कर्तव्य है, पेरेंट्स का, अभिभावकों का दायित्व है, कि अभिभावकों का दायित्व डाला गया 11वें में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, कि वो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजें। इसलिए मूल 11 में आ गया 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 होगा, ठीक, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को संरक्षण वर्ग का दायित्व देना, अर्थात ये अभिभावकों का, अभिभावक मतलब पेरेंट्स का ये दायित्व होगा कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चे बालक बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजें। चलिए क्लियर। तो एक की पॉइंट्स याद रखिएगा, इसकी पॉइंट से आपको पूरा कहानी अंदर का याद आ जाएगा। क्लियर हो गई बातें। अब मैं आपके सामने पूरे 11 मेरे नोट्स में की पॉइंट्स लिख दिया हूँ, उन्हीं 11 को आपके सामने भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको उन 11 का की पॉइंट्स याद रहे, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 8 9 10 11। पहला भैया आपको क्या कि आपको सम्मान करना चाहिए, किसका, राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्र के ध्वज का, राष्ट्र के गान का, यस सर। दूसरा मुद्दा क्या है सर, दूसरा आपका कि आपको अपने आदर्श वाक्यों को संजोए रखना चाहिए, असत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अहिंसा, इन सभी को। दूसरे में है सर आदर्श वाक्यों को संजोए रखिए। देखिए उतने बड़े बड़े लाइन को मैंने एक शब्दों में आपके लिए पिरोया है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। इन सारे टर्मिनोलॉजी से ही तो आपको पढ़ाना पड़ता है दोस्तों, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, आप इन चीज़ों का मूल्य याद रख सकें। इसके अंदर पूरा कहानी पता, आप एक शब्दों में उसका व्याख्या कर सकते हैं। तीसरा है सर आपके लिए
एक देश की एकता और अखंडता, तो संप्रभुता, एकता और अखंडता भी लिख दे रहा हूँ, एकता और अखंडता को बनाए रखना। संप्रभुता और अखंडता ही था, मर आ गया एकता अखंडता। ठीक। फिर सर आपका चौथा है कि आपको देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना, आह्वान पे आपको देश की रक्षा की सेवा के लिए हाजिर होना। पांचवा दोस्तों आपको भाईचारे की भावना, तो भ्रातृत्व की भावना, भ्रातृत्व जिसको आप भाईचारे की भावना बोलते हैं, भ्रातृत्व और दोस्तों नारी सम्मान, नारी सम्मान ये लिख दे रहा हूँ साथ में। ठीक सर, छठवें में आपका जब पांचवें भ्रातृत्व समान हो गया तो है जायज़, जब अपनी भाईचारे की भावना आएगी तब जायज़ एक दूसरे की संस्कृति की भी रक्षा करेंगे, तो एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना, एक दूसरे की संस्कृति का रक्षा करना। तो आगे संस्कृति या मिलीजुली संस्कृति, संस्कृति मिलीजुली और उन सबका सम्मान करना, सारी संस्कृतियों का सम्मान करना, उनका रक्षा करना। सातवें में हो गया भैया आपका पर्यावरण, प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण करना, नदी नाले जमीन जायदाद जीव जंतु सबकी रक्षा करना, तो पर्यावरण का रक्षा करना, इसकी साफ सुथरा बनाए रखना। आठवें में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना, कि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे अब इन सब की रक्षा कीजिए, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए आपको। नौवां था सर आपका राष्ट्रीय धरोहर वाला ही है ना मेन, हाँ सर। तो आपकी जो भी राष्ट्रीय जो भी आपकी सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति, जिसके तहत ही आप देखते हैं राष्ट्रीय और ऐतिहासिक धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर, इन सब का सम्मान करना, रक्षा करना। ठीक। 10वां सर आपका स्वयं को उत्कर्ष की ओर ले जाना, तो भाई व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत उत्कृष्टता की ओर जाना, जिससे राष्ट्र उत्कृष्ट हो सके। व्यक्तिगत उत्कृष्टता, तो आपको अपने आप को उत्कृष्ट करना है, ऊंचाइयों तक ले जाना, उत्कृष्टता से राष्ट्र को, राष्ट्र निर्माण करना है, राष्ट्र निर्माण। और 11वां सर आपको क्या, कि अभिभावकों का, पेरेंट्स का ये फर्ज है कि बच्चों को पढ़ाना, तो अभिभावकों का कर्तव्य, अभिभावकों द्वारा बच्चों को पढ़ाना 6 से 14 वर्ष। क्लियर। तो देखिए आपके सामने पूरे ही 11 दायित्व जो थे आपके दोस्तों, वो एक बिंदु में आ गए हैं। इन बिंदुओं को ध्यान रखिए। सम्मान करना देश की, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का, उन सबका आदर्श वाक्य जैसे अहिंसा, सत्याग्रह, इन सबका सम्मान करना, संजोए रखना, संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना, भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना और नारी सम्मान को अपने मूल कर्तव्यों में रखना। और दोस्तों 6वें में जब आप भाईचारे की भावना के साथ रहेंगे तो जैसे होता है एक दूसरे की संस्कृति का इज्जत करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। 7वें में पर्यावरण की रक्षा करेंगे। 8वें में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे। 9वें में सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय धरोहर की इज्जत करेंगे। 10वें में व्यक्तिगत खुद को उत्कृष्ट बनाइए, खुद को इतना सफल बनाइए। और उसके बाद अपने अभिभावक हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों को पढ़ाना भी आपका दायित्व है। तो दोस्तों 10 तक था आपके मूल कर्तव्य 10, और 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन से, और बाकी 10 जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 से। तो आइए हम आते हैं आगे क्लास की ओर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए बताइए। तो भाई मूल कर्तव्य कब आया सर? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आया। इसलिए 1976 होना चाहिए आंसर डी। मेरा शिक्षक का है, शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती वाले लोग आप देख रहे हैं यहाँ सर उसी पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो 11वां था बाद में जोड़ा गया था, तो 10 जोड़े गए थे, इसलिए आंसर बी। ठीक, चलिए वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य है? 11 है भैया, क्योंकि बाद में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन सन 2002 द्वारा, तो 11 है अभी वर्तमान में, डी 11। आते हैं इनके महत्व को देखते हैं मूल कर्तव्यों के। तो आइए, नागरिकों का कर्तव्य विमुखता से बचाते हैं। जो मूल कर्तव्य है इनका क्या महत्व है, क्यों जोड़ा गया संविधान में, तो इस किस मानसिकता के साथ क्या सोचे जोड़ने वाले,
संविधान में इनको जो जिन्होंने जोड़ा वो क्या सोचते थे? वो ये सोचते थे कि मूल कर्तव्य के जोड़ने का महत्व ये है कि वो हमारे देश के नागरिकों को उनके कर्तव्य विमुखता से बचाते हैं। अर्थात हर व्यक्ति हमारे देश का जो भी नागरिक है वो जिसका जो भी कर्तव्य है उस कर्तव्य से वह मुंह ना मोड़ ले, तो उसके यह मूल कर्तव्य उसको याद दिलाते रहेंगे कि ये तुम्हारे मूल कर्तव्य हैं दोस्त, तुमको इन मूल कर्तव्यों का पालन करना है। ठीक है, इसीलिए और कहीं ना कहीं आपको अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने से रोकती है, याद दिलाती है कि अरे भैया तुम्हारे कर्तव्य हैं, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तो हाँ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। इसलिए सर आपका जोड़ा गया कि कर्तव्य विमुखता से बचाते हैं कौन? आपके ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़। दूसरा, राष्ट्रीय भावना के विकास में सहायता करते, और इस सब कूट में आता है ना कि आपका जो आपका भाग 4 मूल कर्तव्य हैं क्या बने हैं, वो किस चीज़ के वो अपने अंदर समाहित रखते हैं, तो ये सब आते हैं लाइन में। फिर आपका आएगा भैया कि मूल कर्तव्य राष्ट्रीय भावना के विकास में सहायता करते हैं, जैसे त्याग, सेवा, बलिदान की बातें करते हैं। क्यों? इसका दूसरा ही कर्तव्य लिखा था, आदर्श वाक्यों को संजोए रखना। हमारे आदर्श वाक्य में ही आता है त्याग, सेवा, बलिदान, ये सभी चीज़ें। तो राष्ट्रीय भावना के विकास में सहायता करना, समानता के आधार पर आधारित कि सभी धर्म जाति के लोग आपस में मिलकर समानता के साथ जिए, तो समानता के आधार पर भी आधारित है। व्यक्तियों के लिए आदर्श के रूप में है कि व्यक्तियों को कोई आइडियल व्यक्ति कैसे बन सकता है, तो उन 11 नियमों का कोई पालन करे तो वही एक आइडियल व्यक्ति है, आदर्श व्यक्ति है। जैसे सरकार के लिए डीपीएसपी है, वैसे ही व्यक्तियों के लिए देखिए डीपीएसपी हो गया सरकार के लिए, भाग 4 हो गया सरकार के लिए आदर्श बिंदु, और दोस्तों देश के नागरिकों के लिए हो गया आपका ये मूल कर्तव्य। अंधविश्वासों और रूढ़ियों को दूर करने में सहायता करना, तभी तो बोला वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाइए, अभी भी उन अंधविश्वासों में रूढ़ियों में मत जिए, बोला ना हर एक चीज़ का महत्व है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने में सहायता करना, मूल कर्तव्य 9 हो कि आपको सार्वजनिक संपत्ति, ऐतिहासिक धरोहर, मूल धरोहर, राष्ट्रीय धरोहरों का सम्मान करना, उसकी रक्षा करना है, ये बात भी बोला गया है। लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक होते हैं, क्योंकि जब बोला भाईचारे की भावना के साथ आप रहिए, अपने अधिकारों को जानिए, उत्कृष्टता की ओर जाइए, तो आप लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक होंगे। जब आप अखंडता बनाए रखेंगे, एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, भाईचारे की भावना से रहेंगे, तो पहला फंडामेंटल ड्यूटी से ये बात निकल के आता है, ये बोल रहे हैं। ठीक है। अयोग्यता व असक्षमता को दूर करना, अयोग्य है, असक्षम, इन सबको दूर करें। कि आपको लास्ट में लिखा गया कि पेरेंट्स का दायित्व है कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, तो उनको शिक्षित करिए ताकि वो अयोग्य से योग्य हो सके। उसके ऊपर लिखा भैया आपके 10वें में कि व्यक्ति को खुद को और अपने सामूहिक दायित्वों को उत्कृष्ट करना चाहिए राष्ट्र के निर्माण के लिए, तो भी उसके अंतर्गत आ गया। प्रदूषण आदि को दूर करने में सहायक होना, तो आपको देखिए 7 में था सर पर्यावरण प्रदूषण न फैलाना, उसका रक्षा करना, सुरक्षा करना, और उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना 8 में, तो 7 में था पर्यावरण की रक्षा करना। क्लियर? तो ये सब उसके महत्व थे, और इन्हीं महत्वों को ध्यान में रख करके वो 10 नियम बने थे, बाद में 11वां बना। तो मेरे शिक्षक भर्ती वाले भाई बंधु देख लें कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि नहीं, जिस प्रैक्टिकल ज्ञान से आपको समझाया गया इनका महत्व, वैसे क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं कि नहीं। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए हैं, सभी नागरिकों के लिए हैं, केवल गैर नागरिकों के लिए हैं, केवल केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए हैं। तो संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं भैया बताइए? सर मौलिक कर्तव्य हैं सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए। आंसर बहुत स्पष्ट है, क्योंकि आप वहीं पढ़े थे सभी नागरिकों के लिए, बोले थे ना हमारे देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि देश की राज्य की एकता अखंडता को बनाए रखें। यस, क्योंकि सभी नागरिकों के लिए, जो भी हमारे देश का नागरिक है उसका ही तो दायित्व होगा ना ये सब चीज़, किसी और देश के व्यक्ति पे हम थोड़ी थोप सकते हैं। तो हाँ सर ये नागरिकों के लिए है, याद रखेंगे। इसका मतलब ओनली फॉर इंडियंस, मूल कर्तव्य इज ओनली फॉर इंडियंस, केवल भारतीयों के लिए है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो मौलिक कर्तव्य अवहेलना करने वालों को भी दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है। अर्थात क्या आप बताइए, आप पर्यावरण का संरक्षण नहीं करते हैं, खा के प्लास्टिक फेंक देते हैं, तो अब तक आपको जेल हुआ है? अभी तक भी नहीं हुआ है ना। हम कहीं लिखा होता है 500 रुपये जुर्माना प्लास्टिक का कचरा फेंकने पर, वो प्रॉपरली उस संपत्ति की वो अधिकार को आपसे जुर्माना ले सकता है, दंड दे सकता है आपको जुर्माने के रूप में। मगर क्या आप सरकार का भी ऐसा नियम देखे आप? नहीं, अभी हमारे यहाँ दंडात्मक कार्यवाही नहीं है इन सभी 11 लोगों। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को ना पढ़ाए तो क्या उसके माँ बाप को जेल होता है? नहीं होता है। कोई हमारे यहाँ एकता अखंडता ना बना के रखे तो क्या उसको अभी तक जेल होता है? नहीं होता है।
कि आप मन ही मन भाई किसी से चिढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप करते हैं, बंटवारे की राजनीति करते हैं, तो क्या आपको जेल होता है? नहीं होता है। आप अपना सोच, आप बोलते हैं मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मैं ऐसी सोचूंगा। इसलिए बार बार आपके मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य भी आपस में टकराते हुए दिखते हैं। ठीक, तो इसलिए इसके याद रखेंगे कि मूल कर्तव्य जो 11 हैं उनमें से कोई भी बिंदु अगर कोई नागरिक नहीं करता है तो उसको कोई भी दंड नहीं मिलता है। जैसे डीपीएसपी से ना, डीपीएसपी में लिखे हुए बिंदुओं को अगर सरकार ना करे तो सरकार को कोई दंड नहीं मिलता। वैसे मौलिक कर्तव्य में लिखे हुए कोई बिंदु को अगर व्यक्ति, हम देश के नागरिक ना करे तो हमें भी कोई सजा या दंड नहीं मिलता है। ये बात याद रखिएगा, ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा। अब इसकी आलोचना के मौलिक कर्तव्यों की कुछ लोगों ने आलोचना की, बुराई की, यार क्यों ये सब चीज़ लेके आए हो तुम, तो किन किन बिंदुओं पे बुराई की, आलोचना की, आपको वो भी पता होना चाहिए। तो आइए हम उन बिंदुओं को देखते हैं। वर्तमान परिस्थितियों से दूर, अर्थात कई लोगों ने इसको कहा कि आप तो बहुत एकदम सपनों की दुनिया में जा रहे हैं भैया, वर्तमान स्थिति से बहुत दूर की कल्पना आप कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति ऐसी है ही नहीं, वर्तमान स्थिति इतनी अच्छी है ही नहीं जितना अच्छा लिख दिया है इसमें। तो आपको मूल कर्तव्य देने थे तो वर्तमान स्थिति के अनुसार देने चाहिए थे। ठीक, तो ये इसकी बुराई होती है। केवल पवित्र इच्छाएं मात्र है। दूसरा क्यों बोलते हैं क्या, ये सिर्फ पवित्र इच्छाएं मात्र है। क्यों इन्होंने कहा ये पवित्र इच्छाएं मात्र है? इसका मतलब है कि भैया इसको सिर्फ इच्छा ही रह गया है, ये कोई लागू तो होना नहीं है, इसको वो पालन नहीं कर, उसको सजा तो मिल नहीं रहा है, तो लोग इसका पालन करेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को खुद की जिम्मेदारी का एहसास होता नहीं है। तो वो किसी भी इच्छा मात्र है, वही पवित्र इच्छा, ऐसी इच्छा जो सबके सब पालन ना कर पाए। हाँ, तो इसलिए केवल पवित्र इच्छाएं मात्र है बोल दिया किन्होंने बोले कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि कर्तव्यों में एक बहुत बड़ा कर्तव्य आता है कि आपको मतदान प्रॉपरली अपने कर्तव्य का पालन करने के रूप में करना चाहिए, क्योंकि सरकार निर्माण में आपका भी कर्तव्य होना चाहिए कि सरकार अच्छा निर्माण हो। कल आप वोट देने नहीं गए और आप बोलेंगे कि अरे यार इसको बना दिए, तो आपका कर्तव्य आप पालन नहीं किए ना। आप क्यों नहीं जाकर के वहाँ पर दबा गया कि भाई नॉन ऑफ द अबव, जितने लोग खड़े इसमें कोई भी नहीं चाहिए मुझे, तो आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। तो भाई क्योंकि इसमें मतदान नहीं डाला गया, कर्तव्य में इसलिए से कहा गया कि भैया ये कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, इसमें टैक्स नहीं डाला गया कि सभी नागरिकों को ईमानदारी पूर्वक टैक्स अदा करना चाहिए जिससे राष्ट्र निर्माण में सहयोग मिले। आप टैक्स भी नहीं डालें, ऐसे और भी बहुत सारे बिंदु हैं जो आप नहीं डाले हैं, इसलिए कर्तव्यों की सूची अपूर्ण है, अस्पष्ट है, क्योंकि यह आम नागरिकों से दूर है। क्योंकि आम नागरिक तो भाई बटे हुए हैं नेताओं की मानसिकता पे, कोई बीजेपी की ओर में, कोई कांग्रेस की ओर में, कोई आम आदमी पार्टी, कोई तृणमूल कांग्रेस, इन सभी सोच विचारों पे लोग बटे हुए हैं। लोग यहाँ करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बंटवारा करते हैं, एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं, एक दूसरे संस्कृति पर आक्रमण करते हैं, अतिक्रमण करते हैं। तो भाई आप कहीं ना कहीं अस्पष्ट हैं, आम नागरिकों से आप दूर हैं, आपके बिंदु है। गैर न्यायोचित हैं। गैर न्यायोचित मतलब अगर कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं कर रहा है तो हम उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप उसके खिलाफ भाई कोई दंड नहीं दिलवा सकते, आप न्यायालय में उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया तो बच्चे को ये अधिकार नहीं है कि जाकर अपने पेरेंट्स के खिलाफ कोर्ट में केस कर दे और उसके पेरेंट्स को जेल हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये गैर न्यायोचित है, अर्थात इसको आप न्यायालय में नहीं घसीट सकते हैं। ठीक, कोई व्यक्ति पर्यावरण को प्रदूषण कर दिया, खा के थूक दिया सड़क के किनारे में, और दीवार को पोत दिया सरकारी ऑफिस में, और सीढ़ी का कोना पुता हुआ है पाउच गुटखा से, और उनको सजा नहीं मिलती है, उनको न्यायालय में आप नहीं घसीट सकते हैं, तो ये गैर न्यायोचित है। तो ऐसे भाई आलोचक होते ही हैं, और जरूरी भी आलोचना ही तो आपको दिखाएगी भाई कि क्या क्या कमियां रह गई हैं, अभी हमारे समाज का वास्तविक दर्पण कैसा है। यह है संभावित प्रश्न जो आने वाले समय आपसे पूछा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण मौलिक कर्तव्य पूछा, याद रखिएगा। आपको हमेशा जो इससे पहले आप पढ़े हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और यह मौलिक कर्तव्य, इन दोनों में हमेशा एक साथ लिख के देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मौलिक अधिकार भी मिला देता है। तो उसमें हमेशा याद रखिएगा कि भैया मौलिक कर्तव्य जनता का फर्ज है, इसलिए उसको जनता की दृष्टि से देखिएगा। और दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक तो सरकार के द्वारा किया जाने वाला काम है, इसलिए आपको सरकार और जनता में अंतर रखेंगे तो आपको पूरे स्पष्ट हो जाएगा। तो न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, भैया ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे कि नहीं, दोनों को 50-50, 50-50 आपको आधा अधिकार मिले रहे, उनकी शक्ति का पृथक्करण रहे, दोनों एक दूसरे का अतिक्रमण ना करें। हाँ सर, डीपीएसपी का हिस्सा है, क्योंकि देखिए सरकार का बात है, इसमें पब्लिक का कोई बात ही नहीं है। हाँ, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, व महत्व प्रदान करना, हाँ हमारी मिलीजुली संस्कृति का हमको समृद्ध बनाना, ये जनता का फर्ज है भैया। ठीक है, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देना, अब ये शिक्षा देना मुफ्त और अनिवार्य में ये सरकार का काम है कि पब्लिक का? सर ये सरकार का कर्तव्य है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये किसका हिस्सा है? मौलिक अधिकार है कि नहीं भैया? अस्पृश्यता का आंदोलन, यस। भाई सीधी सी बात है, मौलिक कर्तव्य कौन सी है? तो सर आंसर हो गया बी, हम जनता का फर्ज बस इतना ही है।
कि हम मिलजुली संस्कृति को समृद्ध बनाएं, ऐसा करें। तो बी हो गया भैया आपका। देखिए इसमें फंडामेंटल राइट भी डाल दिया, आपका डीपीएसपी भी डाल दिया, या फंडामेंटल राइट भी डाल दिया, तो तीनों चीज़ मिला के दे देगा। और जब ऐसे ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं कि आपको मौलिक अधिकार, राज्य की नीति सकता, तो डीपीएसपी और दोस्तों मूल कर्तव्य, तीनों को मिला के देगा। उसमें पूछेगा मूल कर्तव्य कौन है बताइए, तो हमसे याद रखिएगा मूल कर्तव्य वह बिंदु है जो एक आइडियल आदर्श की तरह आप चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिक इस चीज़ का पालन करें। आप यही चाहेंगे ना हमारे देश का आदमी हर मिली-जुली संस्कृति को, समृद्ध विरासत को संरक्षित करे, उनको महत्व प्रदान करे। यस, तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ, और फिर उस क्लास को अच्छे से समझेंगे, जिएंगे, उसको महसूस करेंगे, उसको एक विषय के रूप में नहीं, उसको एक जीवन पद्धति के रूप में अपना के चलेंगे, ताकि हमारे जीवन में पूर्ण ज्ञान हम अर्जन कर सके उस चीज़ से जुड़ी हुई। तो यह अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ, दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।